हुकूमत को जिस काम से फायदा हो रहा है, हुकूमत वो काम कर रही है। संविधान हमारे मुल्क में है, बिल्कुल है, लेकिन यही तो सवाल है कि संविधान के रहते हुए इस मुल्क की हुकूमतें संविधान के बुनियादी जो मकासद हैं, जो बुनियादी मुतालिबे हैं, वही पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर वो संविधान की अगर बात होती, इस देश में संविधान अगर चल रहा होता, संविधान के मुताबिक देश की हुकूमतें काम कर रही होती, तो खुले में नमाज पढ़ने पे मसला नहीं होता। ये सिर्फ एक तबके को खुश करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। खुले में नमाज पढ़ने का क्या कारण लगता है? कारण ये है कि हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, इसी देश में रहते हैं, और मुसलमान खुले में नमाज नहीं पढ़ता है, एक बात। दूसरी बात, जो आपको लोग नजर आते हैं सड़कों पे, वो मजबूरी में होती है कि जिस दिन जुमा की नमाज हो रही हो या ईद की नमाज हो रही है। एक ये शुरू से ही सिस्टम चला आ रहा है कि जगह की किल्लत होती है, तो एक बार में नमाज पढ़नी है तो 5 मिनट के लिए 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की बात है कि पढ़ लें, और यह शुरू से चला आता रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन अब हुकूमतों को लगता है कि यह भी एक तरीका है दूसरे तबके को खुश करने के लिए, तो हुकूमत उस तरीके पर अमल कर रही है। नमस्कार, मैं जीशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए हैं जो कि इंसाफ मंच बिहार स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, असलम रहमानी साहब, जिनसे आज हम बात करेंगे देश में मुसलमानों के क्या हालात हैं और कितना बेहतर है पहले से, और किस तरीके से ये मुसलमानों के हालात को देख रहे हैं और क्या कुछ बदलाव चाह रहे हैं, या फिर वर्तमान स्थिति अभी कैसी है, इन सब चीज़ों को लेकर आज उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। अभी वर्तमान में मुसलमानों के क्या हालात है, कैसे हालात हैं आपके नज़रिए से? सबसे पहले तो मैं सुदामा न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया मुल्क और मुसलमानों के हालात पर गुफ्तगू करने के लिए। मुसलमानों के जो हालात हैं और मुल्क के जो हालात हैं, बिल्कुल आईने की तरह साफ है। अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रही। मुसलमानों के हालात सिर्फ एक हालत नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ तरह से मसाइल से दो चार हैं। जैसे इंसान के लिए सबसे पहले तालीम की ज़रूरत होती है, तालीम की अहमियत होती है, क्योंकि तालीम के बगैर इंसान की ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। जिस समाज में तालीम नहीं हो उस समाज की तरक्की का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब हम मुल्क के मुसलमानों के तालीमी हालात पर नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि भारत का मुसलमान तालीमी मैदान में बहुत पीछे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का मुसलमान हायर एजुकेशन में सिर्फ 5.0% ही मुस्लिम हायर एजुकेशन हासिल कर पा रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि मुसलमानों की 95% आबादी आला तालीम से बहुत पीछे है। क्या कारण लगते हैं पीछे होने? इसके कई कारण हैं, लेकिन जब हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं, इस देश में हुकूमतें काम करती हैं, हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी सोसाइटी की तरक्की के लिए, किसी भी समाज की तरक्की के लिए काम करें। तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर पाई, जिस वजह से दूसरे तबकों के साथ साथ मुस्लिम तबका भी आज इस भारत में तालीमी मैदान में बहुत पिछड़ा हुआ। और मैं तो ये समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार तो हुकूमत है कि हुकूमत अगर तवज्जो की होती, अगर हुकूमत अगर ध्यान दी होती, तो आज मुसलमानों की तालीमी हालत ये नहीं होती। और इसके लिए खुद हम मुस्लिम समाज के असर व रसूख और दानिशवरों को भी जिम्मेदार ठहराएंगे कि उनकी भी जो अपनी एक समाजी जिम्मेदारी है, उनके जानिब से भी तवज्जो नहीं की गई है। अगर तवज्जो की जाती तो हालात कुछ और होते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी है मुसलमानों की? मुसलमानों की आर्थिक स्थिति यानी इक्तिसादी हालात और माशी हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और ना बहुत बुरे हैं, लेकिन काबिल रहम है कि मुसलमानों के इक्तिसादी हालात अच्छे नहीं हैं। इस जानिब भी हुकूमत को जितनी तवज्जो करनी चाहिए थी नहीं हो रही है, बल्कि अभी मौजूदा जो सूरत हाल है कि मुसलमानों के इक्तिसादी हालात यानी आर्थिक स्थिति को लेकर हुकूमत बिल्कुल सुस्तरवी के शिकार है, जिसकी वजह से मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं। रोज़गार के लिए लोग तड़प रहे हैं, बेरोज़गारी का एक सैलाब है।
आप सर्वे करा ले, अगर सरकार ही सर्वे कराए तो बहुत अफसोस होता है कि रोजगार का मैदान, बिल्कुल रोजगार के मैदान में मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या लगता है कि मुसलमानों को अनदेखा किया जाता है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हकीकत है। क्या कारण है अनदेखा करने का? अनदेखा कारण देखिए, इसमें से एक तो बुनियादी वजह ये है कि इस मुल्क में आज़ादी के बाद मुल्क के और जो बुनियादी सवालात हैं, बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, उस पर बातें कम हुई हैं, बुनियादी मसाइल को हल करने पे बातें कम हुई हैं। कुर्सी और सियासत के मैदान में जमे रहने के लिए जो हरबा हो सकता है हुकूमतें इस्तेमाल करती रहे, क्या खा वो कोई पार्टी रही हो। उसी के तहत इस मुल्क में एक तबके को खुश करने के लिए दूसरे तबके को नजरअंदाज किया जाता रहा है और आज भी किया जा रहा है। 2014 के बाद बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद कितना बदलाव देख रहे हैं आप? किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं मुसलमानों के हालात? मुसलमानों के हालात में बदलाव की तो बात ही, मुझे लगता है ये सवाल ही क्योंकि अपने आप बीजेपी में। का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सब में तो सब आ जाते हैं। हाँ, तो ये बदलाव जो है ये सवाल ही, और सबका नारा, सबका साथ सबका विकास, ये सवाल ही अपने आप में इस पर भी एक सवाल है कि ये नारा दिखाने के लिए है और करने के लिए नहीं है। अगर ये नारा करने के लिए होता तो इस मुल्क में 2014 से पहले भी जुल्म ज्यादती हुआ है। 2014 के बाद जो जुल्म ज्यादती का एक सैलाब आया कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर किस तरीके से मासूमों को मारा जा रहा है, मासूमों का कत्लेआम हो रहा है। और हद तो ये है कि जो जालिम है, जो कातिल है, उस कातिल की हिमायत में हुकूमत के उज़रा, हुकूमत के मंत्री, हुकूमत के मिनिस्टर्स बयान देते हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते सपोर्ट हैं। में आपके कहने का मतलब उसका सपोर्ट हो रहा है, मतलब आप एक कातिल के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो फिर आप इस देश को आप बर्बादी और तबाही के दलदल में धकेल रहे हैं, इस मुल्क को आप जंगल बना रहे हैं। एक चीज अक्सर देखने को मिलता है कि खुले में नमाज पढ़ने को लेकर अक्सर विवाद होता है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले ही भी बात कह चुका हूं कि इस मुल्क में गलत और सही के नजरिए से कोई काम नहीं हो रहा है। इस मुल्क में फायदे के पेश नजर कोई काम हो रहा है। फिर संविधान हुकूमत को जिस काम से फायदा हो रहा है, हुकूमत वो काम कर रही है। संविधान हमारे मुल्क में है, बिल्कुल है, लेकिन यही तो सवाल है कि संविधान के रहते हुए इस मुल्क की हुकूमतें संविधान के बुनियादी जो मकासद हैं, जो बुनियादी मुतालिबे हैं, वही पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर वो संविधान की अगर बात होती, इस देश में संविधान अगर चल रहा होता, संविधान के मुताबिक देश की हुकूमतें काम कर रही होती, तो खुले में नमाज पढ़ने पे मसला नहीं होता। ये सिर्फ एक तबके को खुश करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। खुले में नमाज पढ़ने का क्या कारण लगता है? कारण ये है कि हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, इसी देश में रहते हैं, और मुसलमान खुले में नमाज नहीं पढ़ता है, एक बात। दूसरी बात, जो आपको लोग नजर आते हैं सड़कों पे, वो मजबूरी में होती है कि जैसे जुमा की नमाज हो रही हो या ईद की नमाज हो रही है। एक ये शुरू से ही सिस्टम चला आ रहा है कि जगह की किल्लत होती है, तो एक बार में नमाज पढ़नी है तो 5 मिनट के लिए, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की बात है कि पढ़ लें। और यह शुरू से चला आता रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन अब हुकूमतों को लगता है कि यह भी एक तरीका है दूसरे तबके को खुश करने के लिए, तो हुकूमत उस तरीके पर अमल कर रही है। क्योंकि अक्सर देखा गया मॉल में, पार्क वगैरह में नमाज पढ़ते हुए लोगों का वीडियो वायरल होता है और लोग उस पर भी बात करते हैं। नहीं, देखिए, इस सिलसिले में 2 बातें है। पहली बात यह कि हमारा मुल्क एक खालिस जमहूरी मुल्क है, और इस मुल्क में मैं खुद अपने जाती तरह अपनी बात कह सकता हूँ कि बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारी इबादत से ना उनको परेशानी थी, ना उनकी इबादत से मुझे परेशानी थी। लेकिन कुछ सालों से ये जहनियत बदल गई है। अब जो फिरका परस्त जहनियत बदल गई है या फिर बदल दिया गया है? हाँ, मतलब एक पूरी कोशिश है, ये आज की बात नहीं है, ये 1924 से जो कोशिश शुरू हुई थी, उसका ये असर है कि थोड़ी थोड़ी सी बातों को हम मजहबी रंग दे देते हैं, उसको फिरका परस्ती के आईने से रंग दे देते हैं, और वो हमारे लिए समाज के लिए जहर बन जाता है, वो हमारे समाज के लिए आग बन जा रहा है, समाज को जलाकर खाक स्तर कर दे रही है। ये हालात बना दिए गए हैं। देश में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे जगह और सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया,
और दिल्ली में भी बहुत ऐसी सड़कें हैं जो मुस्लिम के नाम से थे, उसको बदल दिया गया है। देखिए, नाम बदलने के सिलसिले में भी मेरा वही नजरिया है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक तबके को खुश करना चाह रही है। पहला तो नजर सारा चीज जो है वो जी, एक सिर्फ तबके को खुश करने क्योंकि की जब आप किसी भी हुकूमत को समझने की कोशिश करेंगे तो बात यह आती है कि हुकूमतों के लिए सबसे पहली चीज कुर्सी होती है, पार्टियों के लिए कुर्सी होती है। अगर हुकूमतें कुर्सी हासिल करने के लिए जिस हद तक उसको पड़ेगा, हुकूमत जा रही है। इसी वजह से नाम चेंज हो रहा है, नाम को तब्दील किया जा रहा है, नामों को बदला जा रहा है। जैसे आप देखिए, इलाहाबाद का आपने जिक्र किया, इलाहाबाद के सिलसिले में आप थोड़ा तहकीक कीजिए तो पता चलेगा कि इलाहाबाद नाम का ताल्लुक मुसलमानों से था ही नहीं। वो तो जो मेरी जो थोड़ी सी तहकीक से पता ये चला कि इलाहाबाद इला के नाम पर था, इला मनुस्मृति से उसका ताल्लुक है। अच्छा। मजहबी इस्लाम से या मुसलमानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अफसोस हुआ कि इस मुल्क में सिर्फ चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए, एक तबके को और दूसरे तबके को खुश करने के लिए सब काम हो रहा है। मुसलमानों में बढ़ते आबादी को लेकर अक्सर सवाल खड़ा होता है कि मुसलमानों की आबादी जो है काफी तेजी से बढ़ रही है और जिससे हमारे देश को नुकसान है। ऐसा मतलब कि कम बच्चे हों तो ज्यादा अच्छा शिक्षा आप दे सकते हैं, लोगों का कहना है। उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सवाल भी बिल्कुल एक सियासी सवाल है। ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मगर सवाल होते हैं कि नहीं? ये सवाल एक बिल्कुल एक सियासी सवाल है कि एक तबके को वरगलाना है दूसरे तबके के खिलाफ। कोई इशू एक सवाल है, उसको छोड़ना नहीं है। जो सवाल आए, हर सवाल के बदले में उस सवाल का सियासी प्रोपेगेंडा बनाकर एक तबके को कमजोर किया जाए, दूसरे तबके को खुश किया जाए। क्योंकि सारी ये जो सवालात हैं या पूरा प्रोपेगेंडा है, इसका एक सेंटर है देश में, वहां से प्रोपेगेंडा चलता है, पूरा देश उसको फैलाने की कोशिश हो रही है। ऐसा ही माना जाता है कि यदि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो ज्यादा अच्छा आप तालीम दे सकते हैं, सहूलत दे सकते हैं। अगर ज्यादा है, इस वजह से मुसलमान जो है शिक्षा में काफी पीछे, ऐसा माना जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 बच्चे हैं तो तालीम अच्छी होगी, ज्यादा बच्चे हैं तो तालीम अच्छी नहीं होगी। ये बिल्कुल ये सवाल ही अपने आप में बहुत बेतुका सवाल है। हाँ, ये बात सही है कि 2 बच्चे 3 बच्चे, ये तो कुदरत का निजाम है और हर इंसान के पास इतना शऊर है, इतना अकल है, इतनी दानिशमंदी है कि उसको कैसे जिंदगी गुजारनी है। ये आप किसी के जाती जिंदगी में ताक झांक करेंगे, ये बहुत शर्मनाक बात है। क्या लगता है देश में मुसलमानों के साथ हिंसा हो रही है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है बिल्कुल कि इस मुल्क में पहले भी हमले होते रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ और आज भी हमले हो रहे हैं। और अब तो हमले ऐसे हो रहे हैं जिसको हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है, जिसको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज हम समझना चाहेंगे कि मतलब इंडिया में भी बहुत सारे धर्म हैं, तो मुसलमान को टारगेट क्यों है? आपको लगता है कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? मुसलमान को टारगेट क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हमने आपको पहले जिक्र किया मैंने कि 1924 में इस मुल्क में एक तंजीम कायम की गई थी और तंजीम का मकसद था इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाना। उसी नफरत का नतीजा है कि तो सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, उन लोगों के साथ इस तरीके का हाल नहीं, ऐसा नहीं है। इस मुल्क में सिखों पर भी जुल्म है, सिखों के खिलाफ भी बहुत कुछ हुआ है इस मुल्क में। इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए कि उनकी हुकूमत उनको थोड़ा सा सपोर्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन पर भी जुल्म हो रहा है। और मुसलमान आज इस मुल्क में बेयारो मददगार है। इस मुल्क में मुसलमानों का भी सूरत हाल ये हो गई है कि ऐसा लगता है कि इस मुल्क में मुसलमानों का कोई पूछने वाला नहीं है। जिसको जो दिल आया मुसलमानों के साथ कर देना है, वही हो रहा है। इसकी एक मिसाल है कि आपने देखा कि नासिर और जुनैद को कैसे जिंदा जला दिया गया। जलाने के बाद क्या हुआ, उसके हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई और अब जो है बाद में दूसरे केस में उसकी गिरफ्तारी हुई है और किस पोजीशन में है अभी तो पूरी दुनिया जान रही है कि उसको सरकार जो एग्जांपल दिया तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं। हमारा सवाल भी था कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं पहले से बढ़ी है, क्या लगता है आपको बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई है घटनाएं। अब मॉब लिंचिंग का दायरा पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच गया है। दानिश अली के साथ जो हुआ पार्लियामेंट हाउस के अंदर, वो तो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, जमहूरियत के रूह पर हमला करने वाली हरकत थी वो।
इससे साफ पता चल रहा है कि अब मॉब लिंचिंग से तो अब पार्लियामेंट हाउस भी महफूज नहीं है। जिस तरीके से पार्लियामेंट हाउस में हुआ है और जिस तरीके से जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है दानिश अली के लिए, उसको क्या कहते हैं इससे तो साफ पता चल रहा है कि हुकूमत के कारखानों में ऐसी जबान, ऐसी जहनियत तैयार की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ। अगर हुकूमत उसके खिलाफ होती तो उस रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ जिसने दानिश अली के खिलाफ जहर उगला, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, उसकी रुकनीत खत्म हो गई होती और वो जेल के सलाखों के पीछे होते। लेकिन उल्टा हुआ, जिस आदमी ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर इतनी गंदी बातें कही, उस आदमी को हुकूमत की तरफ से एजाज मिला है, उसको बड़े ओहदे दिए गए उसकी पार्टी में। इसका क्या संदेश जाएगा देश में या फिर अन्य देशों में? बहुत हमारे देश की जमहूरियत के लिए, हमारे देश की लोकतंत्र के लिए और देश की जो अपनी खूबसूरत तारीख है उस पर एक बदनुमा धब्बा दाग है। लव जिहाद को लेकर मुसलमानों से जुड़ा जाता है, लव जिहाद को लेकर क्या कहेंगे? लव जिहाद कोई ये लफ्ज ही नहीं है, ये लफ्ज ही अपने आप में एक बिल्कुल मुबहम, गैर मानी और आर्टिफिशियल लोगों का बनाया हुआ जुमला है। इस जुमले का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये मौजूदा जो मरकज की हुकूमत है उस हुकूमत के कारखाने और फैक्ट्री से निकला हुआ ये जुमला है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसका इस्तेमाल मुसलमानों के साथ जोड़कर निगेटिव सेंस में किया जाता है। ये इस्तेमाल एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि मुसलमानों के जो है इज्जत व आबरू पर हमले हो और इनको बदनाम किया जा सके। उर्दू जबान क्या खत्म होती जा रही है? देखिए, उर्दू जबान के सिलसिले में मैं अब बात कहना चाहूंगा कि उर्दू जबान को भी सियासत का हिस्सा बनाया गया है। ये तासुर दुनिया में बनाई, भारत में बनाने की कोशिश की गई। ये मुसलमानों की जबान है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये भारत की जबान है उर्दू, यहीं पैदा हुई है, यहीं पली है, यहीं बढ़ी है। और हम बिहार के तनाजुर में बात करते हैं उर्दू को लेकर, तो उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है, ये अच्छी बात है। लेकिन जबान उसी वक्त तरक्की करती है जब उस जबान में उसको रोजगार दिए जाए, उसको मौके दिए जाए। बिहार में मौके मिल रहे हैं, लेकिन उसके दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। और जो उर्दू जबान है उसके तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो उर्दू महकमे हैं उस महकमों को और फ़आल और मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। तब जाके उर्दू जबान जितनी खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती के साथ और आगे बढ़ती रहेगी। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभी इजराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा है आपस में, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा जो नज़रिया है, ज़ाती नज़रिया है मेरा, कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो मसला है और इजराइल का जो रवैया हुआ बिल्कुल गैर इंसानी रवैया है और आलमी कवानीन के बिल्कुल बरखिलाफ है। इसलिए वो इजराइल ने अपनी हरकतों से और अपनी करतूत से उसने आलमी कवानीन, इंटरनेशनल पॉलिसी को उसने रौंद दिया है। और इजराइल का रवैया बिल्कुल गैर इंसानी हो, जो काबिल तस्लीम नहीं है। देश में दोनों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, क्या कहेंगे? एक तरफ इसी भारत देश में कुछ लोग हैं, एक तबके हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर कुछ हैं जो फिलिस्तीनी को कर रहे हैं। देखिए, मैं तो साफ साफ कहता हूं कि इजराइल के मसले पर भारत में जिस तरीके से दो तबके कब्जे कर रहे हैं, ये हमारे देश की अपनी तारीख के लिए भी बहुत सही नहीं है। भारत की तारीख रही है कि भारत रोज़े अव्वल से पहले दिन से फलस्तीन के साथ खड़ी रही है और आज भी भारत जो है ऑफिशियली फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है। लेकिन शर्म की बात है कि भारत की मौजूदा हुकूमत जाहिर तौर में इसराइल के नाम पर इस मुल्क में एक तबके को वरगलाना चाह रहे दूसरे तबके के खिलाफ, ताकि 2024 के इंतखाब में वो फायदा हासिल कर सके। राजनीति और प्रशासनिक सेवा में मुसलमानों की संख्या काफी कम होने के क्या कारण लगते हैं? इसके वजह मैं बताया कि आज़ादी के बाद हुकूमतों की जो जिम्मेदारियां थी कि तमाम तबकों के साथ साथ मुसलमानों के भी तालीमी निज़ाम पर तवज्जो देती, ताकि मुसलमान तालीमी मैदान में आगे बढ़ सके, सियासी मैदान में आगे बढ़ सके, इंतजामी महकमे में आगे बढ़ सके। लेकिन अफसोस ये हुआ मुसलमानों के तालीम पर तवज्जो न दी गई हुकूमत की तरफ से भी, खुद मुसलमानों की तरफ से भी गफलत हुआ है। इसकी वजह से मुसलमान सियासी मैदान में भी पिछड़े हुए हैं, तालीमी मैदान में भी पिछड़े हुए हैं, इंतजामी मैदान में भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए अब वक्त का तकाजा ये है कि मुसलमान पूरी तंदही के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ, पूरे यकसुई के साथ तालीमी मैदान पर तवज्जो दें, सियासी मैदान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इंतजामी महकमे भी हिस्सा लें। और इस मुल्क की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने में हमने पहले भी किरदार अदा किया है और आज भी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। 3 तलाक और बुर्का जो है, ये क्या मुसलमान महिलाओं के हित में है, उनके फायदे के लिए?
देखिए, 3 तलाक का मसला बिल्कुल साफ है कि 3 तलाक या बुर्का औरतों के ऊपर जुल्म नहीं है, बल्कि ये कुरान और इस्लाम को न समझने की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ मौजूदा हुकूमत और इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन इस मुल्क ने देखा, तलाक के सलासा बिल जब आ रहा था कि पूरा मुल्क की लाखों खवातीन सड़कों पर उतर कर ये कह रही थी कि तलाक के सलासा बिल हुकूमत का जो बिल आ रही है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल नाकाबिल कबूल है। लेकिन हुकूमत के पास ताकत थी, हुकूमत उसको ले आई है। औरतों को, मुसलमान तैयार नहीं थे इसके लिए, मुस्लिम खवातीन जिसके नाम पर ये बिल लाई जा रही है वो मुस्लिम तैयार नहीं खवातीन कह रही है। लाखों करोड़ों वीडियो हैं, आप यूट्यूब पर देख ले, गूगल पे सर्च कर लें कि मुस्लिम खवातीन का मानना था कि हुकूमत 3 तलाक जो बिल ला रही है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल हमें नहीं चाहिए। हाँ, जहां तक 3 तलाक की बात है तो 3 तलाक के मसले में साफ साफ इस्लाम का हुक्म है कि एक बार में 3 तलाक नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया असलम रहमानी साहब ने जिस तरीके से मुसलमानों के हालात पर खुलकर बात की, आपने सुना। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए सुदामा न्यूज़ को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।